हेलो एवरीवन, वेलकम टू गर्गा एकेडमी। आज हम बात करेंगे जो भी न्यूज़ एंड आर्टिकल्स आज के 9 जून के द हिंदू में हैं और उसको डिस्कस करते हुए जो है आज का जो अखबार है उसको हम डिस्कस करेंगे और उसके साथ जो भी रेलेवेंट चीज़ें हैं व्हेन इट कम्स टू जो यूपीएससी का अपना एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड जो है, जैसे न्यूज़ का एक एंगल होता है जब वो पेपर में पब्लिश होती है, लेकिन हमको शायद वो सेम एंगल से या डिफरेंट एंगल से जो भी यूपीएससी का जो एंगल है उसके अकॉर्डिंगली जो है न्यूज़ को एनालाइज करना है और अपने एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से उसको जो है रेडी रखना है कि कहीं से भी कोई दिक्कत उसमें ना हो। और उम्मीद करता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। डेफिनेटली आप वीडियोज़ देख लें करंट अफेयर्स का या न्यूज़पेपर का, बट रीडिंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आपके टाइम शेड्यूल में आप किसी तरह मैनेज कर सकें जिसको आप रीडिंग कर सकें तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा। अब आज का जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, आरबीआई रेजेस द रेट्स टू टेम इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि कितना ज़्यादा एक इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। तो इन्फ्लेशन के इंक्रीज़ करने का बहुत सारे रीजंस हैं। एक बहुत बड़ा रीजंस है कोविड-19, जो कि पैंडमिक के वजह से गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं जो लोन्स हैं उसके रेगुलेशन को थोड़ा ईज आउट करके जो लोगों के पास जो मनी का फ्लो है ना, जो पीपल के पास जो मनी का फ्लो है उसको कहीं ना कहीं अलाउ किया गया। और वो कहीं जब लोगों के हाथ में पैसे आते हैं, जब पैसे आते हैं ज़्यादा तो फिर चीज़ों की डिमांड भी बढ़ती है एंड उसके अकॉर्डिंग अगर सप्लाई नहीं बढ़ेगी तो फिर वो डिमांड क्या क्रिएट करेंगे, वो डिमांड जो है प्राइस को इंक्रीजिंग ट्रेंड में लेके जाएगी। तो अब देखते हैं यहाँ पे एमपीसी लिखा है। व्हाट इज़ एमपीसी? एमपीसी इज़ नथिंग बट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। 6 लोग की ये कमेटी जो है, इसमें 3 आरबीआई के मेंबर, जिसमें एक खुद आरबीआई गवर्नर होते हैं एंड 3 मेंबर जो है गवर्नमेंट के होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। तो ये लोग जो है मेंबर होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। एंड ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है ये मार्केट में जो मनी का फ्लो है, जो मार्केट में मनी का फ्लो है उसको जो है ये डिटरमाइन करता है। अब अगर हम बहुत आसान भाषा में मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, अगर मनी का फ्लो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे लोन्स हैं, है ना, लोन्स को अगर आसान तरीके से दे दिया जाए और आसान तरीके से मिलेगा, इसका मतलब क्या? जब लोन किसी इंडिविजुअल के पास गया, है ना, लोन इंडिविजुअल के पास गया, फिर इंडिविजुअल क्या करेगा? कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करेगा। वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट से क्या होगा? मनी जनरेट करेगा, जॉब क्रिएट करेगा। फिर उसकी जो डिज़ायर है या यूँ कहें कि अगर कोई भी चीज़ उसकी कोई एक्सपेक्टेशन है जिसको फुलफिल कर सकता है, चाहे वो पर्सनल लेवल पे या बिजनेस लेवल पे, तो इन चीज़ों से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि इससे क्या होता है, मार्केट में जो मनी फ्लो है वो इंक्रीज करता है। अगर इसी को उल्टा देखें कि मनी फ्लो को अगर रिड्यूस करना हो, मनी फ्लो को अगर रिड्यूस करना हो, तब हम क्या करेंगे? लोन को जो है हम क्या करेंगे? डिस्करेज करेंगे, है ना। लोन को हम डिस्करेज करेंगे। कि आपको डिस्करेज कैसे कर सकते हैं? सबसे बड़ा चीज है जो रेट्स है, जो इंटरेस्ट रेट है। अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर जाएगा, सपोज आज के डेट में अगर एग्जांपल आप लेते हैं कि 8% पे लोन अवेलेबल है, 10% पे है, सपोज उसको 2% को इंक्रीज कर देता है, तो अगर इंक्रीज हो रहा है, अब क्यों इंक्रीज होता है वो भी अभी हम देखेंगे, लेकिन अगर इंक्रीज हो रहा है तो मनी फ्लो डेफिनेटली डिक्रीजिंग ट्रेंड में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो बिजनेसमैन का जो एग्जांपल हमने लिया कि ये इंडिविजुअल ने लोन लिया, इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट से जॉब भी आई, इन्वेस्टमेंट से जॉब आई, मतलब इकॉनमी में ग्रोथ जो है वो हमेशा इंक्रीजिंग ट्रेंड में रहेगा इस कंडीशन में। हालांकि हर एक चीज़ के लिए कहीं ना कहीं एक एंड है। तो एक कॉमन वे से हम बात कर रहे हैं, एक कॉमन
पर्सपेक्टिव से हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से मनी के फ्लो से हम मार्केट का जो किस तरीके से मनी फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, कुछ मेजर्स होते हैं। ये तो हमने एक ओवरऑल एक लेमन्स तरीके से जो है इन चीज़ों को समझा। अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें CRR, एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम देखें SLR। CRR क्या है, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। फिर उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद आपका है रेपो रेट, है ना, रेपो रेट। उसके बाद आपका क्या है, रिवर्स रेपो रेट। ये क्या है, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं ये औजार हैं एक तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, मार्केट में जो हम कह रहे थे ना मनी इंक्रीज करना, डिक्रीज करना। तो इन 4 चीज़ों से जो है गवर्नमेंट या यू कहें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उन चीज़ों को केटर करती है कि किस तरीके से मनी को जो है कंट्रोल किया जा सके। एंड मनी के, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मनी का फ्लो होगा एंड लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे का आउटफ्लो होगा, लोन्स बहुत ईजिली मिलेंगे, तो फिर वही बात होगी कि उसका अगर पॉजिटिव्स है तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े तबके के लिए जो महंगाई बढ़ना, सप्लाई का शॉर्टेज होना, ये सारी चीज़ें जो है ये क्या करती हैं इनडायरेक्टली। यहाँ जो इन्फ्लेशन की बात हो रही है, जब मनी फ्लो ज़्यादा हो जाएगा तो इन्फ्लेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसीलिए यहाँ देखिए लिखा MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इंक्रीजेज द रेपो रेट। कौन सा रेपो रेट, ये जो तीसरा नंबर वाला पॉइंट है, इस रेपो रेट को बाय 50 बेसिस पॉइंट। 50 बेसिस पॉइंट का क्या मतलब, 50 बेसिस पॉइंट का मतलब है 0.5% का इंक्रीमेंट किया। इंक्रीजेज, यहाँ पे इंक्रीजेज लिखा हुआ है, इंक्रीज, ये बढ़ गया। तो ये क्या होता है, रेपो रेट। रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पे RBI, फॉर एग्जाम्पल RBI बैंकों को पैसा देती है। अब RBI अगर बैंक को पैसा दे रही है, अगर वो सस्ता करेगी तो बैंक क्या करेंगे, बैंक वाले पैसा जो है और ज़्यादा डिमांड करेंगे। भाई सस्ता है, मान लीजिए आसानी से पैसे मिल जा रहे हैं, चीप रेट पे पैसे मिल जा रहे हैं, तो वो और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेंगे। जब पैसा लेंगे RBI से तो वो आगे फिर डेफिनेटली उस पर इनकम कैसे जनरेट करेगी बैंक। बैंक का इनकम जो जनरेशन है वो मेनली लोन के थ्रू होता है। एंड लोन पे कैसे जो इंटरेस्ट चार्ज करती है बैंक, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इनकम का सोर्स होता है बैंक का। तो अगर बैंक को सस्ते में पैसा मिलेगा तो बैंक आगे उसको क्या करेगी, बैंक उसको आगे फॉरवर्ड करेगी लोगों को, जनता में, है ना। और अगर यही चीज़ बैंक को पैसा जो है महंगे दर पर मिले, जिसको कहें कि जैसे अभी हो रहा है 50 बेसिस पॉइंट मतलब 0.5% इंक्रीज कर दिया गया किसको, रेपो रेट को। तो इसमें क्या होगा कि बैंक के पास जो पैसा जो RBI से बैंक को पैसा, RBI से अगर बैंक को पैसा लेना है तो वो क्या होगा, वो एक एक्सपेंसिव अफेयर हो जाएगा। अगर एक्सपेंसिव अफेयर होगा तो उसमें क्या चीज़ होगी, उसमें ये चीज़ होगी कि बैंक जो पैसा RBI से उठाने में 4 बार सोचेगा, और अगर किसी को लोन की रिक्वायरमेंट भी होगी तो उसको एक बहुत हायर इंटरेस्ट जो है पे करना होगा। तो अब इसमें क्या होगा, मैक्सिमम बिजनेस वाले जो हायर इंटरेस्ट सोच के पहले ही भाग जाएंगे, जिसको बहुत ज़रूरी होगा वही लेगा। तो इससे क्या है कि हम मार्केट में जो मॉनेटरी जो मनी का जो सर्कुलेशन है उसको हम क्या करते हैं, इन एक्टिविटीज़ से कंट्रोल करते हैं, है ना। तो ये हमने देखा कि रेपो रेट किस तरीके से जो है काम करता है और किस तरीके से उसके इंक्रीज या डिक्रीज से जो है इफेक्ट क्रिएट होता है आपके इकॉनमी में, आपके मार्केट में। अब अगर हम देखेंगे रिवर्स रेपो रेट, एक रेपो रेट होता है, एक होता है रिवर्स रेपो रेट। अब क्या होता है रिवर्स रेपो रेट, है ना। रिवर्स रेपो रेट जो है आपका, ये बेसिकली बैंक जो अपना मनी है वो RBI को देता है ना। तो कहीं ना कहीं जब बैंक यहाँ पे ट्रांसफर क्या होगा, बैंक टू RBI होगा, बैंक टू RBI होगा। तो इसमें क्या है, अगर इंक्रीज है रेट का तो जो कहीं ना कहीं जैसे आप कहते हैं कि अगर रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज करेगा
तो मनी सप्लाई जो है वो आरबीआई की तरफ जाएगी। आरबीआई की तरफ जब जाएगी तो मार्केट से फिर पैसा क्या होगा, फिर पैसा मार्केट से डिक्रीज करेगा। जब मार्केट से डिक्रीज करेगा तो मार्केट का जो मनी फ्लो है वो चेक में आएगा और वो कंट्रोल में आएगा। देखिए, इन्फ्लेशन का सबसे जो वर्स इम्पैक्ट जो होता है इन्फ्लेशन का, वो ये होता है कि वो चीज़ों को महंगा कर देता है। जब चीज़ों को महंगा कर देगा तो स्पेशली अगर आप जो ऐसे लोग जिनको अपने एक जीवन शैली मेंटेन करने के लिए वो ऑलरेडी उनके पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने का बाद चैलेंज है, तो अगर ये इन्फ्लेशन इंक्रीज करेगा तो डेफिनेटली उनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। तो इस चीज़ को गवर्नमेंट जो है डेफिनेटली कभी भी नहीं चाहेगी कि जो हमारा लोअर स्ट्राटा है इकोनॉमिक ट्रेंड में अगर देखें तो उस चीज़ को कभी भी कोई ऐसी चीज़ आए जो उसको अफेक्ट करे एडवर्सली, जिससे उसके बेसिक नेसेसिटी के सामान खरीदने में उसको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़े। अब हम बात करें अगर सीआरआर की, सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। ये एक तरीके से बफर मनी होता है, ये जो है बफर मनी होता है। बफर मनी क्या होता है, बफर मनी वो मनी होता है, इट इज द मनी ऑफ द बैंक जो कि डिपॉजिटेड है कहाँ पे, ये बैंक का ही पैसा है, कहाँ डिपॉजिटेड है, आरबीआई के पास। तो अगर मान लीजिए बैंक के पास 100 रुपये आ रहे हैं, सीआरआर बढ़ गया कि नहीं भैया, सीआरआर जो है आपको उसमें से 10 रुपये फॉर एग्जाम्पल आपको देने हैं, तो 10 रुपये अब देने हैं। अब ये बढ़ के अगर 20 रुपया हो गया तो बैंक की जो कमाई थी 100 रुपया, बचता पहले उसके पास कितना, 90, लेकिन अब कितना बच रहा है, जब ये 20 हो गया उसके पास 80 बच रहा है। तो जब 80 बचेगा तो कैश क्रंच हुआ ना, कैश कम हुआ बैंक के पास। जब बैंक के पास पैसे कम होंगे तो वो आगे सर्कुलेट कम करेंगे। तो ये एक टूल है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो वो यूज़ करते हैं पैसे के फ्लो को इकॉनमी में कंट्रोल करने के लिए। ये जो कॉन्सेप्ट हम समझ रहे थे अभी वो सीआरआर का कॉन्सेप्ट था। अब एक होता है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये कौन सा होता है, इट इज़ द मनी विच बैंक कीप्स विद देमसेल्व्स। ये एक तरीके से कह सकते हैं, कैसे जैसे मान लीजिए कोई भी अनफॉर्चुनेट कोई चीज़ हो गई, कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस हो गया बैंक के सामने, तो एक ये डिपॉजिट होता है ना, एक ये डिपॉजिट होता है जो कि बैंक है ना, इसको समझिए कि ये जो डिपॉजिट है ये किसके पास रहता है, ये बैंक अपने पास रखता है कि कोई भी अनफोर्सीन चीज़ हो गई। या मान लीजिए कि अगर बैंक सारा पैसा, बैंक के पास 100 रुपये आया है ना, सब कुछ घटाने के बाद अगर बैंक के पास 50 रुपये बच रहे हैं, लेकिन उसी समय 10 लोग आ गए कि भैया हमारा जो है पैसा दे दो, हमारे पास पैसा दे दो। अब बैंक के पास अगर 60 रुपये की डिमांड आ गई और बैंक के पास 85 रुपये हैं उस समय, तो बैंक कैसे देगा। तो ये जो रेशियोज होते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये बैंक को अपनी लिक्विडिटी मेंटेन करने में मदद करते हैं। और अगर एसएलआर जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है ये इंक्रीज करेगा तो फिर क्या होगा, अगर ये इंक्रीज करेगा तो फिर बैंक के पास पैसे मार्केट में देने के लिए कम बचेंगे। जब मार्केट में देने के लिए पैसे कभी भी कम बचेंगे तो मार्केट का जो मनी फ्लो है वो डिक्रीज करेगा, वो डिक्रीज करेगा। इस चीज़ को हमको समझना है, बहुत बेसिक इकॉनमी है जिस कॉन्सेप्ट को हम समझ रहे हैं। कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब अगर हम बात करें आज के डेट में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में जो है बातें हो रही है। और इंडो पैसिफिक रीजन जो है इसमें जो हम चाहे हम IPEF की बात हो रही है या अभी हमने देखा क्वाड समिट हुआ था जो कि टोक्यो में तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं ये जो एरिया है इंडो पैसिफिक एरिया जो है यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़, देखिए इसका कहीं ना कहीं एक IPEF की भी अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो ट्रेड एंड टैरिफ का जो इश्यूज़ है या जो एक कंसर्न है वो अभी भी अनएड्रेस्ड है। तो जब अनएड्रेस्ड कोई चीज़ है तो खुद में कहीं ना कहीं क्या होता है, उसमें एक डायलेमा होता है कि क्या होगा, कैसे होगा। और यहाँ क्या है, बहुत सारी छोटी एंड बड़ी कंट्रीज़ हैं, वो क्या है कहीं ना कहीं चाइना पे डिपेंड करती हैं
अपनी बहुत सारी चीज़ों को लेके, इंपोर्ट को लेके बहुत सारी चीज़ों को वहाँ से वो खरीदते हैं। तो जो भी कंट्रीज़ है यहाँ पे, मैक्सिमम जो कंट्रीज़ हैं वो चाइना के साथ जो रिलेशन है उसको वो ख़राब नहीं करना चाहते हैं। एंड एट द सेम टाइम वो चाहते भी हैं कि जो चाइना का जो प्रेजेंस है या उसकी जो इम्पोर्टेंस है या इसकी जो एक्टिविटी है जो इस रीजन में हो रही है उसको कहीं ना कहीं चेक किया जाए। तो यहाँ पे दोनों बातें हो रही है। एक तरफ है कि चाइना से उनको ट्रेड भी करना है, चाइना से उनको सामान भी खरीदना है। दूसरे तरफ है कि चाइना तमाम आइलैंड्स हैं, है ना, ताइवान का तो इसमें कहीं ना कहीं जो इश्यूज आ रहे हैं सामने वो कुछ ऐसे इश्यूज आ रहे हैं कि वो ऑलरेडी एक तो यहाँ पे एक इकोनॉमिक जो फ्रेमवर्क की जो बात हो रही है वो एग्जैक्टली उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो सामने नहीं है। और यहाँ की जो कंट्रीज़ हैं जो स्मॉल और बिग, वो चाइना से डायरेक्ट पंगे नहीं लेना चाहती हैं। जब चाइना से पंगे भी नहीं लेना चाहती, यहाँ पे जो IPEF है वो भी क्लियर दिख नहीं रहा है। क्वाड जो है वो किस तरीके से आगे फंक्शन करेगा, किस तरीके से आगे चीज़ें आएंगी, वो वक्त बताएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो आर्टिकल लिखा गया जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इस आर्टिकल के हिसाब से ये आर्टिकल में ये बोले आ रहे हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन में डील करना आसान नहीं है। क्यों? एक क्वाड की बात करें कि क्वाड किस तरीके से आगे लेके चलेगा, प्लस IPEF की बात करें जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है वो किस तरीके से आगे चीज़ें लेके चलेगा, कितना बेनिफिट हो पाएगा। जो यहाँ के लोग जो अलग अलग कंट्रीज़ जो इंपोर्ट करती हैं चाइना से, वो किस तरीके से अपना ट्रेड रिलेशंस उनके साथ लेके चल पाएंगी। जो चाइना का कहीं ना कहीं जो मिलिट्री प्रेजेंस है इस एरिया में वो किस तरीके से जो है टैकल डाउन होगा। प्लस कहीं ना कहीं जापान बोल रहा है कि वो जो जापान ने क्या किया था, एक सीलिंग लगा दी थी अपने GDP के 1% को, है ना, GDP के 1% को उन्होंने सीलिंग लगाई थी। क्या कि ये GDP का 1% ये एनुअल क्या होगा, इनका डिफेंस का जो है स्पेंडिंग होगा, एनुअल डिफेंस स्पेंडिंग जो है इनकी 1% रहेगी। लेकिन नाउ जापान क्या सोच रहा है इस सीलिंग को हटाने का। इसका क्या मतलब है? जापान भी अपने आप को चीज़ों के लिए अपडेट करते हुए दिख रहा है ना। उधर अगर हम नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया देखें तो वहाँ ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं जो कि कहीं ना कहीं एक कंजीनियल एटमॉस्फेयर में एक जो है एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रही हैं। यहाँ चाइना का अगर हम डोमिनेंस ऑलरेडी जो इस रीजन में देख रहे हैं वो किस तरीके से चेक में जाएगा, वो खुद एक क्वेश्चन जो है बना हुआ है। तो ये बेसिकली यहाँ ये बोलना चाह रहे हैं कि जब तक कोई डील प्रॉपर वे में चीज़ें सामने जो आएंगी एंड जो भी कंट्रीज़ के सामने रखा जाएगा वो कितना इन चीज़ों को यूज़फुल समझ के चीज़ों को आगे लेके चलते हैं वो तो फ्यूचर बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने दिख रहा है। जो जापान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, है ना, सेड कि चाइनीज़ एंड रशियन फाइटर जेट क्या इन्होंने कैरिड आउट किया ज्वाइंट फ्लाइट्स ओवर द सी ऑफ जापान एंड ईस्ट चाइना सी ऑन 24 मई को, जब क्वाड लीडर मिले थे, है ना, क्वाड लीडर की जब मीटिंग हुई थी तब वहाँ पे जो ये जो चाइना का और रशियन जो फाइटर जेट्स हैं वहाँ पे उड़ते हुए जो है कहीं ना कहीं जो है कहाँ पे सी ऑफ जापान एंड ईस्ट चाइना सी के ऊपर दिखाई दिए। और जापान एडमिनिस्ट्रेशन जो 1% जो सीलिंग है इसको हटाने की बात चल रही है। और फिर कहीं ना कहीं जो ग्रोइंग कंसर्न है किस चीज़ के, चाइनीज़ मिलिट्री एक्टिविटी के, जो इस रीजन में इंडो पैसिफिक रीजन में जो बाइडेन जी जो यूएस के प्रेसिडेंट है इन्होंने क्या कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यूएस कोई भी मिलिट्री इंटरवेंशन करने को तैयार है, जहां तक भी इसको ताइवान को डिफेंड करना होगा, किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट करना होगा। अगर वो अटैक के अंडर में आता है, चाइना अगर अटैक करती है ताइवान के ऊपर, तो फिर कहीं ना कहीं उसके लिए यूएस मिलिट्री जो है आगे आएगी। और ये कहीं ना कहीं इट इज़ नो सीक्रेट दैट इंडो पैसिफिक रीजन कहीं ना कहीं एक प्रेशर क्रिएटेड है। ईस्ट एशिया अगर इन पर्टिकुलर बात करें तो कहीं ना कहीं जो रिपीटेड वेदर स्टॉर्म किस चीज़ के, साउथ कोरिया, जापान, कहीं ना कहीं ये रेगुलर न्यूक्लियर एंड मिसाइल थ्रेट फेस कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया से। चाइना नॉट ओनली चैलेंजेस इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ इन साउथ चाइना सी बट ऑल्सो कन्फ्रंट्स जापान ओवर सेनकाकू आइलैंड्स। तो यहाँ पे क्या है, देखिए कितने सारे चैलेंजेस हैं जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, कितने सारे चैलेंजेस हैं, ये किस तरीके से टेकअप होंगे
ये समय बताएगा, लेकिन इसको नीड ऑफ द आवर है कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों को स्लोली, स्विफ्टली एंड विद द हेल्प ऑफ डायलॉग्स इस चीज़ को देखा जाए। 6 नेशन की हम बात हो रही है, इंक्लूडिंग चाइना एंड ताइवान, आर इन्वॉल्व इन डिस्प्यूट ओवर द स्प्रैटली आइलैंड्स विच इज सपोजिटली सिटिंग ऑन द वास्ट रिजर्व्स ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या सेनकाकू आइलैंड्स की बात कर रहे थे, है ना, यहाँ पे हम साउथ कोरिया, जापान की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे हम स्प्रैटली आइलैंड्स की बात कर रहे हैं। स्प्रैटली आइलैंड्स क्यों है भाई? स्प्रैटली आइलैंड्स इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिजर्व्स हैं, ऑयल है, नेचुरल गैस है। तो चाइना क्या कर रहा है? विग्रसली मिलिट्री को अपने राइज कर रहा है। सम पोर्शन ऑफ डिस्प्यूटेड, ये जितने भी कोरल रीव्स हैं, ये जो एरियाज हैं, इस एरिया को क्या कर रहा है? ये कहीं ना कहीं चेक में लेके आ रहा है कि कंट्री लाइक वियतनाम है, फिलीपींस है, ये कहीं ना कहीं ये लोग भी, जितना भी ये जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो बताया जा रहा है कि कोई भी जो नेगोशिएशन है या ट्रेड डील है उसको करना एंड उसको स्मार्टली करना, सारे रीजन्स को आना, चाइना के ऊपर से अपना डिपेंडेंस को डिक्रीज करना, ये एक चीज़ें कहीं ना कहीं चैलेंज है। और आगे किस तरीके से वर्ल्ड इसको टेकअप करता है वो हम देखेंगे। यूपीएससी के एस्पेक्ट से जो जो ये चीज़ें न्यूज़ में हैं, सेनकाकू आइलैंड्स, स्प्रैटली आइलैंड्स, है ना, इनकी लोकेशन आप ज़रूर देखिए, इसको मार्क करिए, कहीं ना कहीं जो है क्वेश्चंस इससे आ सकते हैं। अब फिर से जो हम यूक्रेन वॉर पे कई बार हम बात कर चुके हैं, ग्लोबल फूड क्राइसिस। अभी देखिए, इससे पहले हम बात कर रहे थे किसको? इन्फ्लेशन को लेके। क्या इन्फ्लेशन को बात कर रहे थे? इन्फ्लेशन इंक्रीज कर रहा है। इन्फ्लेशन इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? प्राइस कमोडिटी की इंक्रीज करेगी। उससे क्या होगा? मान लीजिए कोई पुअर है, वो अगर पहले 2 सेब खरीदता था 100 रुपीज़ में, अब अगर उसको 1 सेब मिलेगा तो इसका मतलब है उसके पास 1 सेब ही बचेगा अपने सर्वाइवल एंड सब्सिस्टेंस के लिए। ये एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को, इन्फ्लेशन को समझाने के लिए मैं ये एक एग्जाम्पल जो है आपके सामने रख रहा हूँ कि किस तरीके से एक रिकॉर्ड हाई जो है यहाँ पे प्राइजेस जो है हो रही हैं, इंक्रीज कर रही हैं, क्योंकि डिसरप्शन है ब्लैक सी रीजन में, है ना। फिर जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इसने क्या, ग्लोबल फूड प्राइस इंडेक्स जो है रिकॉर्ड हाई लेवल है। प्राइस इंडेक्स जो सीरियल्स के, ऑयल्स के, ये 1990 से भी कंपेयर किया जाए तो उससे भी हाई उस पे हैं। एंड कहीं ना कहीं जो वीट है, सनफ्लावर ऑयल है, बार्ले है, कॉर्न है, इसका बहुत बड़ा सप्लायर जो यूक्रेन है, वो कहीं ना कहीं जैसे एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है वर्ल्ड के, क्योंकि जो प्रोक्योरमेंट है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रही है। जब वो प्रॉपरली मार्केट में प्रोक्योरमेंट नहीं होगी, जब प्रोडक्शन नहीं होगा, जब खेती एग्रीकल्चर नहीं होगी प्रॉपरली, जब हम एक्सपोर्ट के लिए तैयार नहीं होंगे, तो जितने भी वर्ल्ड में रिसोर्स हैं जहां और पैदावार है वहां से लिया जाएगा, और वहां क्या होगी, डिमांड हाई होगी, सप्लाई लिमिटेड होगी, तो क्या होगा, प्राइस इंक्रीज करेगा। तो ये जो चीज़ें हैं, जब प्राइस इंक्रीज करेगा, महंगाई बढ़ेगी, तो फिर डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट होगा। कहाँ पे? थ्रू आउट वर्ल्ड। कोई भी कंट्री है, अब रशिया कहता है कि भाई जो सैंक्शंस की वजह से दिक्कत होती है, यूक्रेन कहता है कि भाई रशियन हमको जो है इसमें ब्लैक सी का जो रूट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। तो अगर हम देखें कि इंडिया जो है आपका करीब करीब $8 बिलियन का जो है, ऑलमोस्ट $8.63 बिलियन का जो है इंपोर्ट करता है सनफ्लावर ऑयल का ही। हम ऑलमोस्ट अपनी एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी जो सनफ्लावर ऑयल की जो रिक्वायरमेंट है इंडिया की, वो कहाँ से पूरी करते हैं? वो हम यूक्रेन से जो है उसको लेके पूरी करते हैं। तो इस तरीके से एक जिस्ट अगर हम बात करें, एक ओवरऑल बात करें, ग्लोबल फूड क्राइसिस के तरफ जा रही है चीज़ें। क्यों? क्योंकि जो बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें हैं, सनफ्लावर ऑयल है, वीट है, कॉर्न है, ये जो चीज़ें हैं, इनकी जो डिपेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं ये दोनों कंट्री से, चाहे यूक्रेन है, रशिया है, दोनों से है। और वहाँ से जब सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो पा रही है और प्राइस इंक्रीज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सप्लाई डिक्रीज कर रही है, प्राइस इंक्रीज कर रहा है,
तो फिर प्रॉब्लम पूरी दुनिया के लिए खड़ी हो रही है। ग्लोबल फूड क्राइसिस की तरफ की बात हो रही है और किस तरीके से हम इस चीज़ों को सॉल्व करेंगे वो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो एक्सपोर्ट यूक्रेन है चाहे रशिया है, ये जो करते थे उसमें एक भारी गिरावट आई है, उनके प्रोडक्शन में भी डेफिनेटली आई होगी। और प्लस जो दूसरे कंट्री जो प्रोक्योर करते थे इनसे, वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए अपनी फूड सिक्योरिटी को लेके। तो ये फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2022 का मेंस दे रहे हैं तो डेफिनेटली इस आर्टिकल को खोल के पढ़िए दोबारा, प्लस जो फैक्ट्स हैं डेटाज हैं उसको नोट करिए, ताकि किसी भी आंसर में किसी जगह ऐसे में कोट करना है फूड सिक्योरिटी, ग्लोबल फूड क्राइसिस के ऊपर, प्राइस एस्केलेशन के ऊपर, तो आप इजीली उसको कर सकें। अब अगर हम बात करें जो गवर्नमेंट स्कीम है हेल्प पुअर लिव विद डिग्निटी, ये देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वाइटल एंड बहुत सारी वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इंडिया की पीठ थपथपाई है। किस लिए पीठ थपथपाई है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ने लोगों के घर घर तक राशन को पहुंचवाया है, या फ्री ऑफ कॉस्ट, और अगर कुछ जगह सरकार ने पैसे भी लिए हैं तो एकदम बेसिक जो एक चीज़ होती है वो लिए हैं। मैक्सिमम जो है कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड एक बहुत बहुत बड़ी, मतलब इतनी बड़ी जनसंख्या है कि बड़े बड़े देशों की उतनी पॉपुलेशन नहीं है जितने इस स्कीम से लाभार्थी जुड़े हुए हैं। इस स्कीम के वजह से कोविड-19 का जो लोगों के पास बेसिक जो फूड की जो शॉर्टेज थी, इसको जो है इस स्कीम ने ही सिक्योर किया। ये कहते हैं कि इससे करोड़ों, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों को कहीं ना कहीं जो फूड है और निवाला उन तक पहुंचा। और ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की देन है, जो ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा कहते हैं वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत पॉजिटिव नोट एंड बहुत अप्रिशिएट किया गया है इंडिया के इस मूव को। एंड कोविड-19 में ये जो चीज़ें जो सामने आई एंड किस तरीके से गवर्नमेंट आया और गवर्नमेंट आके हेल्प किया। देखिए, आदमी किसी भी चीज़ के बगैर काम कर सकता है, लेकिन फूड एक ऐसी चीज़ है कि उसको चाहिए ही चाहिए। और ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, इस गरीब कल्याण योजना के वजह से इसमें बहुत बड़ी तादाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इसको 2016 दिसंबर में स्टार्ट किया था, और ये एक ऑन द लाइंस ऑफ किसके लाइंस पे, इनकम डिक्लेरेशन स्कीम है ना। और कहीं ना कहीं एक बहुत जैसे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है ये क्रिएट किया है। और इससे कहीं ना कहीं जो लोगों का जो चीज़ें हैं जो सामने आई हैं, वो गवर्नमेंट ने एक तरीके से, कहते नहीं है कि एक डोर स्टेप तक जाके लोगों को जो है मदद किया है। और ये चीज़ डेफिनेटली बहुत बड़ा एक अप्रिशिएटिंग फैक्टर है एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है गवर्नमेंट से आया था। बाकी और भी अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स देखना चाहें तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के देख सकते हैं और उसका नोट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।